गुड मॉर्निंग सबको। कहाँ तक हो गया था अपना? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? है क्या क्या कर रहे थे आखिरी? अच्छा, ये वाला एक दो सवाल करा दिया था ना, और बुक से होमवर्क दिया था, बना बना के लाए? कोई सा डाउट है? नहीं, बन गया सब? चलो पी वाई क्यू बनाएंगे, इसका फिर खत्म करेंगे। निकालो मॉड्यूल, निकालो पी वाई क्यू बनाएंगे। पेज नंबर 53 निकालेंगे। पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 26 बनाना है। पेज 53 में क्वेश्चन नंबर 26। पेज 53 में क्वेश्चन नंबर 26। पेज थोड़ा उधर हो जाओ, उसके साथ देख लेना। पेज 53 में क्वेश्चन नंबर 26। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर ये खत्म करेंगे आज। थोड़ा सा और बचा है। ये नहीं दिया था ना, होमवर्क में दिया था? ये नहीं दिया था ना। पेज 53 में क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से। 1.5 आ गया? हाँ जी, क्या बोल रहा है? रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy। इसका मैकेनिज्म दिया है। पहला स्टेप दिया है x2 और दोनों तरफ का एरो दिया है x प्लस एक्स। इसको बोल रहा है फास्ट है ये। फिर बोल रहा है x प्लस y2 गिव्स एक्स वाई प्लस वाई, ये वाला स्लो है बोल रहा है। और फिर आखिरी है x प्लस वाई गिव्स एक्स वाई, ये भी कैसा है बोल रहा है? फास्ट। ठीक, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब जो स्लो स्टेप है उस पर क्या लगाएंगे अपन लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप ये वाला हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आर ओ आर बराबर के इंटू एक्स की पावर 1 और y2 की पावर 1। दोनों की पावर कितना आ गया? 1। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में y2 तो है लेकिन x नहीं है, तो अपने को x हटाना है। x हटाने के लिए अपन इसको लेंगे k इक्विलिब्रियम बराबर x इंटू एक्स अपॉन क्या? x2। ठीक, इसको यहां भेज देंगे। k इक्विलिब्रियम इंटू x2 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? k इक्विलिब्रियम इंटू x2 की मतलब पूरे की पावर हाफ। इस स्क्वायर को उधर भेज दिया मैंने। ठीक है जी। इस x की वैल्यू को उठा करके मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ। तो आर ओ आर इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू वाई टू की जगह k इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ और y2। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? k डैश x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? पावर होता है, तो पावर ऐड कर देंगे। 0.5 प्लस कितना आ गया आंसर? 1.5 बन जाएगा भैया सबसे पक्का। चलो, कितने लोग का आ गया था हाथ उठाना? बस, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? चलो जल्दी नोट करो, जल्दी करो, अगला वाला सबका आना चाहिए। पेज नंबर 64 खोलेंगे। इसके बाद ये नीट का था, वेक टू जेई वाला करेंगे। पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 48, यही है ना? हाँ, नीचे वाला पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या अंतर है ये क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में? कोई अंतर नहीं। वहां पर क्या लिया है? एक्स और वाई लिया है, यहाँ क्या लिया है? ए और बी। बस इतना ही अंतर है सवाल में। ठीक है, वो नीट में है, जेई में है, सेम सवाल। तो ऐसा एकदम ये नहीं सोचना है कि
है ना, समझ आ रहा, बन जाएगा, कर लोगे पक्का, ठीक। चलो अब एक आध और देखते हैं, कुछ होगा तो करेंगे। हाँ ये अच्छा सवाल है, पेज नंबर 79 पे बन गया था ये वाला, ये आ गया सबका, बोर्ड पे बताना है क्या, क्या A2B2 भैया आ गया था, पक्का आ गया था। और इधर तेरा आ गया था गुड़िया, तुम लोगों का नहीं आया A2B2 वाला, यही लिख ही रहा था अभी तक के, किया नहीं सॉल्व, बन जाएगा चल। अभी छोड़ो ये वाला, अब मैं जो अगला बोल रहा हूँ वो करो। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 79 खोलेंगे सब लोग, और क्वेश्चन नंबर 63 बनाएंगे। ये वाले को छोड़ दे अभी, धीरज है ना, घर में बनाना इसको, पहले ये वाला बना, पेज नंबर 79 का 63। कॉपी में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे बेटा ना, पानी लेके आ रहा हूं मैं, करो जब तक फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। बन रहा है, समझ आ रहा है, आ गया आंसर, हाँ बेटा आ गया आंसर, आ गया। बोल रहा है रिएक्शन दिया है 2H2 गैसियस प्लस 2NO गैसियस गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी है वो सब मेरे को जरूरत नहीं, और दुनियादारी दिया है। स्लो स्टेप में क्या लगाएंगे अपन लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप दिया है सवाल में, है ना, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लोएस्ट स्टेप, क्या हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन भैया, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा, N2O2 प्लस H2 गिव्स क्या, K2, और N2O2 प्लस H2O गैस, है ना, इसमें लगाएंगे तो बोलो ROR बराबर क्या हो जाएगा, K2 इंटू N2O2 इंटू H2। अब यहां से अपने पास ओवरऑल रिएक्शन को देखो, H2 तो है अपने पास लेकिन N2O2 नहीं, तो अपने क्या करना है, यहां से N2O2 को रिप्लेस करना है। N2O2 को कौन से रिएक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं अपन लोग, फर्स्ट वाले से कर लेंगे। फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या है, 2NO, यहाँ K1 लिखा है, यहाँ लिखा है K-1 और लिखा है N2O2, ठीक। तो अब K इक्विलिब्रियम बराबर होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ये भी कहीं कहीं लिखाया हूं मैं, नहीं तो आप देख लो, नहीं तो K इक्विलिब्रियम ही लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। K1 अपॉन K-1 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट N2O2 अपॉन क्या, NO का होल स्क्वायर, ठीक। अब अपने क्या चाहिए, N2O2 चाहिए, तो K1 अपॉन K-1 इंटू का है NO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू N2O2, इसको उठा करके अपन यहां पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या हो गया अपना, ROR इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन K-1 NO का होल स्क्वायर और क्या था H2, ठीक। क्या आ जाएगा बोलो, ROR बराबर K डैश इंटू NO का होल स्क्वायर और H2। क्या पूछ रहा है सवाल में, ओवरऑल ऑर्डर, बोलो ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, पावर को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर, समझ आ गया सबको, ठीक, कर लोगे, हो जाएगा। तो ये सवाल है भैया, ठीक है। जल्दी किसी को नोट करना है, हाँ जल्दी से नोट करो, भैया नोट कर रहा है, 1 मिनट, फिर मैं एक सवाल कॉपी में लिखाता हूँ। वैसे करना मॉड्यूल का एक ठोक और है अपने को, मगर पहले एक कॉपी में करके इस टॉपिक को निपटा देते हैं, फिर एक अलग टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल लिखा दिया तुमने, नहीं लिखाया हो ना, हाँ उस दिन कोई आया था तो मैं लिखाया नहीं था, चलो अभी लिख लेंगे, हो गया, बढ़े आगे।
लिखना हो गया दोस्त? चलो कॉपी निकालना, एक क्वेश्चन और लिखना भैया सेम टाइप का। फॉर द रिएक्शन 2NO2 plus F2 gives 2NO2F। मैकेनिज्म दिया हुआ है NO2 plus F2 gives, कैसा मैकेनिज्म है, अच्छा नहीं दिख रहा है। NO2F2 ये स्लो स्टेप है, और एक और NO2 प्लस NO2F2 इज इक्वल टू 2। ये रिवर्सिबल है ये वाला। बे यार हट, एक मिनट, ये वाला रिवर्सिबल है, फास्ट है, ये दिया है 2NO2F। ठीक है, डिराइव रेट लॉ डिराइव। चलो, तो पानी लेने गया था। अच्छा, मैं कंप्यूटर देखा, वहां पानी लेना भूल गया अपना। चलो जल्दी से करो। चालू हो गया कंप्यूटर ना। टू मतलब ऑर्डर। ये बहुत इजी सवाल है, इसमें आदमी उल्टा और फंस जाता है, क्या करूं करके। अब इसमें कौन सा स्लो स्टेप है, ये वाला। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लोएस्ट स्टेप पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्या हो जाएगा बोलो। ROR बराबर K NO2 की पावर 1। और अब आप ओवरऑल रिएक्शन में देखो, F2 है कि नहीं है, NO2 है कि नहीं है, कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। तो ये इसका आंसर हो गया, ROR इज इक्वल टू K इंटू NO2 इंटू F2। यही इसका आंसर, खत्म। ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो कितना हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 2। कुछ भी नहीं करना। कब रिप्लेस करना है अपने को, जब कोई ऐसी चीज आ रही हो रेट लॉ में जो कि ओवरऑल रिएक्शन में ना हो। समझ आ गई बात, पक्का? ठीक हो जाएगा, कर लोगे आप। तो ये था भैया, पूछता रहता है आज सवाल ना, और इजी क्वेश्चन। ठीक, कर लेंगे, पढ़े आगे। चल, पक्का नहीं लिखा है तो मैं देखना एक बार पीछे कहीं है, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं लिखा है मैं कहीं भी। चलो तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ROR बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर 0, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अभी जैसे आप कभी वो किए हो, चूल्हा उल्हा जलाए हो, बारबेक्यू नेशन किए हो कभी आप, है कभी घर में बारबेक्यू है ना, इन लोगों का तो पनीर वनीर भूनते रहते ना, तो खैर, तो बाकी लोग देखे सुने तो होगे, चूल्हा होता है एक तो चूल्हे में जैसे वो घर का जो होता है गैस का स्टोव, गैस का चूल्हा, उसमें अगर मेरे को गैस धीमी करनी, मद्दी करनी, तो अपने पास एक रेगुलेटर होता है, अपन रेगुलेटर ऐसे घुमाते हैं तो कम गैस आने लगती है ना, धीमे जलने लगता है। अब मेरे पास चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा, वो मतलब मिट्टी का चूल्हा जिसमें लकड़ी जल रही, तो अब वो लकड़ी जो है, अब उसमें तो कोई रेगुलेटर नहीं, अब मेरे को धीमा करना है उसको, आंच को, तो मैं क्या करूं? है लकड़ी निकाल दें, और बस वही तरीका, पानी वानी डालते नहीं, वो गलत बात है। क्या करते हैं, लकड़ी बाहर निकाल देते। लकड़ी बाहर निकाल लिया आपने, क्या किया, यहाँ एक कंबशन रिएक्शन हो रहा था, लकड़ी जल रही थी,
लकड़ी क्या था, एक ठोक रिएक्टेंट, तो अपन ने क्या किया, लकड़ी बाहर निकाल दिया, रिएक्टेंट कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, धीमे जलने लगा। ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा अभी बरसात में भुट्टे वाले, तो भुट्टे वाले लोग भुट्टा भूंजते हैं उसमें कोयले में रख के, फिर पंखा लेके, वो भुट्टे गर्मी लगती है उसको पंखा कर रहे हैं। क्या पंखा कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन देने से क्या कर रहे हैं, कंबशन के रेट को बढ़ा रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, तो अगर आप ज्यादा रिएक्टेंट दोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट कम कर लोगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। जल्दी जलाना है तो मतलब कोई भी रिएक्शन में जितना ज्यादा रिएक्टेंट डालेंगे रिएक्शन उतना जल्दी जल्दी। वो आप लोगों ने किया होगा कभी दिवाली के बाद ना, लड़के लोग जनरली ऐसा करते हैं, हम लोग की उम्र में तो करते थे, तो दिवाली के बाद जो बचा हुआ आइटम बम है और अनारदाना है और जो भी जला नहीं है ना, है सबको निकाल के, सबका जो अंदर कार्डियक्स है ना, बुरा जो बारूद जो है उसको निकाल करके ऐसे पेपर में इकट्ठा कर लिए, फिर एक साथ जला दिए, किया ऐसा है ना, किया होगा है, ये भी की, अपना अपना त्योहार बनाओ है। हाँ तो तुम लोग, तू कहाँ कर ली? अच्छा दिवाली में पटाखा, पटाखा तो कोई भी फोड़ सकता है नहीं, पटाखा तो खैर मजेदार चीज है। खैर तो जो है अपन ऐसा करते हैं, उसी थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा जोरदार जलता है, किया है कभी किसी, किया होगा ना। हमारे यहाँ मौसी का लड़का था, उसका हाथ जल गया था, सीवियर बर्न्स, 6 महीना लगा ठीक होने में। उसके बाद से लगा के फटाके नहीं फोड़ा, डर के मारे कि बोले जल जाएगा करके, हड्डी हड्डी तक दिखने लगी थी, इतना जोर जलता है वो। अब तो खैर बड़े हो गए तुम लोग, मगर आने वाली पीढ़ी में बच्चे अच्छे दिखे कोई तो बोलना भैया दूर से जला इसको, है ना। पूरा हाथ जल गया था लड़के का, अच्छा आज तक निशान है उसके हाथ में। तो उसमें ही अगर मैं और भर दूं तो मैं पूरा मोहल्ला भी उड़ा सकता हूं, डिपेंडिंग, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। लेकिन ये वाले में क्या है, मैं रिएक्टेंट कितना भी बढ़ाता जाऊं रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप लकड़ी डाले जा रहे हो, आग बढ़ ही नहीं रही है, फूके जा रहे हो, आग बढ़ ही नहीं रही है, समझ में आ रही बात? तो ये कॉमन है या रेयर है? रेयर है, अनयूजुअल। समझ में आई बात भैया? ठीक, तो लिखेंगे भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर यूजुअली अनकॉमन या अनयूजुअल। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर यूजुअली अनकॉमन because increase in concentration do not alter, because increase in concentration do not alter ROR, increase in concentration do not alter ROR। ऐसा लिख लेंगे बेटा, जितना हम लोग लस्सी में शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, यहां शक्कर डाले जा रहे हैं मीठा नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? उस टाइप का कुछ कहानी है ना। हो गया, यहां तक क्यों हो गया? अब ऐसा क्यों होता है तो हटा दो इसको। पहले आप लोग 10वीं 11वीं में, 12वीं भी तो पढ़े हुए आप लोग, 11वीं में एक रिएक्शन था अपन लोगों के पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजिनेशन कराते थे इसका, निकल प्लैटिनम पैलेडियम ऐसा मेटल कैटलिस्ट लेते थे। फिर क्या होता था, ये वाला जो H2 है वो यहां से टूट जाता था, ये बॉन्ड यहां से टूट जाता था, एक H इस पे जुड़ जाता था, एक H इस पे जुड़ जाता था, और क्या बन जाता था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइड्रोजिनेशन। पढ़ेंगे अपन लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो, ये भी अच्छा बड़ा रिएक्शन है। अब यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि ये है रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। निकल प्लेटिनियम पैलेडियम क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों है यहाँ? हाँ हाँ, इनका काम क्या है? तो इनका काम देखना अपने को, ये भी गैस है और H2 भी गैस है। अब प्लेटिनम जैसे मैं ले लूं तो प्लेटिनम के ना 4 हाथ होते हैं, और वो हर हाथ में दूसरे प्लेटिनम से जुड़ा होता है। ऐसे आगे आप इसको बनाते जाओगे ना, प्योर प्लेटिनम है तो ऐसे आगे प्लेटिनम होगा, हर प्लेटिनम के 4 हाथ होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4, फिर ऐसे यहां प्लेटिनम होगा,
इसको आप चाहो तो पूरी दीवार में अपने कमरे में पूरे घर में ड्रॉ कर दो, गलत नहीं है, सही है, बहुत बड़ा होता है ना। अब ये जो अंदर वाला प्लेटिनम है, इनसाइड वाला, इसके चारों हाथ में क्या है, प्लेटिनम जुड़ा हुआ है। इसकी ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, इसकी सारी वैलेंसी कैसी है, सेटिस्फाइड है, खुश है ना। लेकिन ये वाले प्लेटिनम देखो आप, सरफेस वाले, इसका ये हाथ खाली है, इसका ये हाथ खाली, इसका ये हाथ खाली, दिख रहा है, इधर ये हाथ खाली। तो ये जो सरफेस वाले प्लेटिनम है, इन लोगों के पास पाई जाती फ्री वैलेंसीज। क्या पाई जाती है, फ्री वैलेंसीज। तो ये फ्री वैलेंसी में आकर के कोई भी गैस चिपक सकती। तो ये वाली जो गैस थी, ये घूम रही थी, गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे उड़ रहा है ना, उड़ रहा है, बैठा रहेगा, उड़ेगा यहां से वहां, उड़ेगा, उड़ रहा है यहां से वहां। ये वाला गैस का मॉलिक्यूल ऐसे उड़ गया, साए से उड़ गया एकदम, है नहीं। इधर वाला H2 इधर से आके एकदम ऐसा साए से उड़ गया, ऐसे बिल्कुल साए साए सब चल रहा है नहीं। ऐसे केस में ये लोग रिएक्शन कर पाएंगे क्या? रिएक्शन करने के लिए बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, ऐसे साए साए काम नहीं होता है ना। उसके लिए आपको चुपचाप बैठ के यू हैव टू टॉक कि क्या करना है करके। ऐसा नहीं कि आपको कल को मान लो आपके बच्चे हो जाते हैं, आप उनके लिए लड़की देखने जा रहे हो, तो हाँ तू अच्छी लग रही, चलो तू शादी कर लो तुरंत, चलो हम जा रहे हैं, ऐसे होगा क्या काम? नहीं। बैठ के हाँ जी आप बताओ क्या है, जो भी सब बातें होंगी, समय लगेगा, तो उसके लिए कहीं बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उड़ते उड़ते ही अरे अच्छी दिख रही, तो ऐसे नहीं होता। तो अभी यहाँ ये उड़ रहे थे दोनों, ये बैठने की जगह मिल गई, यहां आकर के एल्कीन बैठ गए, बाजू वाली जगह खाली थी, बाजू वाली जगह में हाइड्रोजन बैठ गया यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन बात कर रहा है, यार हम तो अकेले बोर हो रहे हैं, कुछ है ही नहीं। ये बोला मेरे पास जगह है, आजा जुड़ जाए यहाँ आकर के। बोले जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन बोले जुड़ने के लिए मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। फिर बातचीत चल रही है कि बोले भैया बारातियों का स्वागत कैसे होगा, है ना। देखा वाला ऐड नहीं देखा हो तुमने? एक पहले ऐड आता था, ऐसे लड़का और लड़की की शादी की बातचीत चल रही है, तो बोले आपकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे करके शादी में। लड़की वाला पूछता है लड़के वालों से कि भैया आप लोग मेहमान लेके आओगे तो हम लोग क्या करें? तो बोले वो सब ठीक है, लेकिन बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, सोचो, है नहीं। पहले हमारे यहाँ बाराती आ रहा है, उसका दूल्हा है, मुंह खोल के उसको नशा करा रहे हैं, ले पान पराग खा, है नहीं। आजकल कितने बढ़िया उसमें आ गए हैं ना, फूल वूल फेंकते हैं। नहीं सोचो दूल्हा आ रहा है, लोग पान पराग फेंक फेंक के मार रहे हैं उसके मुंह में, है कितना बेकार लगेगा। खैर, तो ऐसे होता था ना पहले, अभी भी शादी के समय में होती बातचीत। हमारे यहाँ बहन की शादी हुई, तो हमारे जीजा जी जो है वो IITN है ना, और लेकिन वो निकले एकदम ठेठ गांव से, एकदम गांव से, मुंगेली के पास एक ठो गांव है, वहां से निकले हो। और उनके सब, जो कि उनके फैमिली में बहुत सारे IITN है, मतलब 3-4 IITN, 4-5 IITN हो गए वो सब उनके बाद से, और है ना उनके बड़े भाई लोग भी पढ़े लिखे अच्छे, लेकिन सब गांव से निकले हैं। तो पिताजी और गांव का जो माहौल है वो तो गांव का ही रहता है। तो शादी की बातचीत हो रही थी बहन के साथ में, तो दहेज वहेज तो लेन देन हम लोगों में ज्यादा होता नहीं, बातचीत मतलब जो मन से आया वो दे दिए, ऐसे कोई मांगता है तो उससे शादी नहीं करते हम लोग। कोई अगर अपने मुंह से बोलेगा कि मेरे को कार चाहिए, तो उसको भगा देते, तू बेकार है, चल भाग, तेरे से नहीं करता। नहीं मांगता है तो दे देते, उल्टा मेंटेलिटी है हमारे यहाँ, है ना। तो भाई साहब जो है वो बोले क्या चाहिए, तो बोले हम लोग वहां से आएंगे गांव से, 150-200 किलोमीटर दूर है गांव, 150 किलोमीटर। तो बाराती लोग इतना सफर करते करते थक जाएंगे, तो बीच में आप एक जगह कहीं रास्ते में मिडवे कहीं रोक के उनको चाय नाश्ता करा देना। बोला ठीक है, बोले करा देंगे, क्या दिक्कत, चाय और समोसे खिलाने, बहुत बड़ा काम नहीं है, मेहमान है, हमारे भी मेहमान है तो हम कराएंगे। और दूसरा डिमांड उनका बड़ा यूनिक था। दूसरा डिमांड उनका यूनिक ऐसा था कि बोले जो जहाँ पे रिसेप्शन होगा, तो रिसेप्शन में जो है ग्राउंड में होता है रिसेप्शन जनरली, गांव में कहाँ होता है रिसेप्शन? स्कूल में, स्कूल में ही होता है गांव में रिसेप्शन ज्यादातर। गांव का जो स्कूल है उसी के पास ग्राउंड है। कोई अपने खेत में करता है कि खेत में फसल लगी हुई है, कहाँ करता है? स्कूल के ग्राउंड में। अब स्कूल के ग्राउंड में क्या होती है? धूल। तो उनका ये कहना था कि जमीन में आप वो हरा भरा मैट बिछवा देना करके। सोचो ये इतनी इनोसेंट डिमांड है
कि हमारे मेहमान आएंगे तो धूल धूल ना हो करके आप मैट बिछवा दो। पिताजी बोले मैट तो रहेगा ही शादियों में। तो बोले सर शहर में रहता होगा, गांव में नहीं रहता। तो हम लोगों ने बकायदा मैट तो खैर बिछना ही था। तो वो पैसा डिमांड इनकी बातचीत चल रही। बोले अभी शादी करना, क्या करना? बोले आप ये बॉन्ड तोड़ के आ जाओ, जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉन्ड तोड़ने में अभी खर्चा चल रहा है। ये बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा, ये नाटक कर रहा है। सो कुछ आपस में इनकी नहीं बन पा रही है। उतने देर में बाजू में जगह खाली थी, एक और एल्कीन आके बैठ गया। अब ये भाई साहब इससे नहीं बन पा रही थी, इससे बात करने लगा। रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। उतने देर में यहां एक और H2 आके बढ़ गया, एक और रेट बढ़ गया। एक और H2 इधर आ गया, एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इधर आ गया। रिएक्टिविटी क्या हो रही? धीरे धीरे बढ़ रही। जैसे जैसे सरफेस भरता जाएगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय आया जब पूरा सरफेस क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। इस समय मैं और रिएक्टेंट डाल रहा हूं। अब बैठने की कहीं जगह है, अब बैठ नहीं पा रहे तो बस है नहीं। ऐसे केस में रिएक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। तो रिएक्शन का रेट क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा? जब पूरा सरफेस सैचुरेट हो जाए। अब ये सरफेस सैचुरेट कब होगा? अगर मैं गैस का प्रेशर एकदम कम कर देता हूं, है ना, इसको इमेजिन करना ही है, सरफेस है ना, ऐसे गैस का प्रेशर मैंने एकदम कम कर दिया, तो गैस है ही नहीं मेरे पास, तो अब वो सरफेस पे चिपक पाएगी क्या? है कम, गैस कम है तो सरफेस पे चिपकेगी नहीं। सरफेस सैचुरेट कब होगा? जब गैस का प्रेशर कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा हो, गैस होगी तब तो सरफेस सैचुरेट होगा ना। तो हाई प्रेशर पे जाने पर क्या होगा? ये सरफेस पूरा सैचुरेट। ये इतना सा सरफेस नहीं होगा, बहुत बड़ा सरफेस होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे। लेकिन कब सैचुरेट होगा? लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे? हाई प्रेशर। समझ में आया? तो हाई प्रेशर पे जब सरफेस सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद और रिएक्टेंट डालने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कब रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा? हाई प्रेशर पे या लो प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे, जब सरफेस पूरा क्या हो जाए? सैचुरेट। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो लिखेंगे, क्या लिखा है मैं? यूजुअली रेयर लिखेंगे। द रिएक्शन अकरिंग, उसी में नीचे लिखेंगे आगे, द रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस, the reactions occurring on the surface of metals, on the surface of metals are, on the surface of metals are zero order reactions at high pressure, at high pressure, high pressure जरूरी, at high pressure, because at high pressure the surface of metal, because at high pressure the surface of metal gets saturated, surface of metal gets saturated, and there is no further increase, and there is no further increase in ROR, there is no further increase in ROR upon addition of more reactant. There is no further increase in ROR upon addition of more reactant. और रिएक्टेंट डालने पर ROR चेंज नहीं होता है। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरफेस क्या हो गया है? सैचुरेट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार कुछ एंजाइम के रिएक्शन भी, अच्छा जैसे अब बायो वाले, तो क्या एंजाइम का रिएक्शन क्या होता है कि एंजाइम जो है ना, ये एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ठीक, ये एंजाइम ENZYME एंजाइम,
ये जो दिख रहा है ये इसका एक्टिव साइट, यहां पर रिएक्शन होगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। और एक सबस्ट्रेट होता है जो जाकर के यहां फिक्स हो जाएगा, सबस्ट्रेट। समझ में आया पक्का? तो ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ऐसा करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यहां करके जुड़ गया। हर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट फिक्स होगा, वो एंजाइम, ये एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को ले पाएगा जिस प्रकार का इसका एक्टिव साइट। इसका एक्टिव साइट का शेप चेंज कर दो या सबस्ट्रेट को चेंज कर दो, सबस्ट्रेट को गोल कर दो नीचे से, है ना, तो वहां शिफ्ट फिक्स हो पाएगा क्या? वो नहीं, गिर जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन लॉक और इसको बोलते हैं की, एंड दिस इज कॉल्ड लॉक की थ्योरी, लॉक की थ्योरी, है ना, ऐसे उसको कहते हैं अपन। इस पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, है ना, मैथ्स वाले उन्होंने नहीं पढ़ा, समझ में आ गया। एंजाइम जो है एक प्रकार का ताला है और सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? चाबी है, वो जुड़ेगा तभी काम हो पाएगा। अब ये सबस्ट्रेट कहां से आ रहा है? जैसे मैंने शुगर खाया तो शुगर को पचाने के लिए बॉडी क्या करेगी? कोई एक एंजाइम निकालेगी। तो बॉडी को जितने शुगर की जरूरत है वो उस प्रकार से एंजाइम निकालेगी। और मैं मान में नहीं कर रहा हूं, शुगर खाए जा रहा हूं, तो क्या होगा? एक समय के बाद ये एंजाइम जो है क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। और जब पूरा भर जाएगा तो फिर और सबस्ट्रेट डालने से रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। शुरू में मान लो मैंने शुगर खाया नहीं, थोड़ा सा शुगर खाया, बॉडी ने एंजाइम निकाला, जैसे जैसे मैं शुगर खाते जाऊंगा तो क्या होगा? वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करते जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत सारा खा लिया जब, तो क्या होगा फिर? तो एंजाइम क्या हो जाएगा? सैचुरेट। फिर और शुगर खाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा क्या? नहीं, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया भैया? उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा पक्का। तो और कौन सा रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर हो सकता है? एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन भी कौन सा हो सकता है? जीरो ऑर्डर। समझ में आ गया भैया? तो अगली लाइन में, ये दोनों एनसीईआरटी का लिखा रहा हूं मैं, अगली लाइन में लिखेंगे सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, some enzyme catalyzed reactions are also zero order reaction. Enzyme catalyzed reactions are also zero order reaction. जीरो ऑर्डर कब होगा? समझ में आ गया है? जब सरफेस क्या हो जाएगा? सैचुरेट। अब वो मेटल का सरफेस हो चाहे एंजाइम का हो, ठीक है। अच्छा, अब आओ एग्जांपल लिखेंगे इसका, इसके अंदर लिखेंगे छोटा वाला वन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ये तो अभी जनरल समझा रहा था मैं क्या होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। हाँ जी बोलो। 2HI किसका सरफेस है? गोल्ड, AU सरफेस। हाँ जी, क्या बनेगा बोलो? इससे क्या बन जाएगा? मैग्नीज बन जाएगा, आयरन बन जाएगा? नहीं, क्या बनेगा बोलो? H2 प्लस I2। सड़ा सा रिएक्शन, नोट करो फटाक से, याद रखना है बस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। अगला रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन नंबर 2 या सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on platinum surface, PT surface. Decomposition of ammonia on PT, platinum surface। हाँ जी, क्या हो जाएगा रिएक्शन बोलो? 2NH3 on platinum surface क्या बना के दे देगा बोलो? N2 gaseous और 3H2 gaseous। चलो, N2 gaseous और 3H2 gaseous। हो गया बेटा? अगला क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल, ये दोनों याद रखना है, दोनों एनसीईआरटी का है। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और लिख सकते हैं, है क्या जगह अपने पास? थोड़ी बहुत बची है,
कहीं पे लिख लो, कोंटे घंटे में। एक और याद आ रहा है मेरे को, लिखेंगे यहीं पर थर्ड, मेरे पास तो है जगह, अब आप अपना देखो भैया। फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। जीरो ऑर्डर का एक ठोक और याद आ रहा है, ये भी लिख लो। फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2, बनाओ थोड़ी जगह। फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2, बोलो भैया। H2 प्लस Cl2, फोटो यानी लाइट, लाइट का क्या सिंबल H2, क्या मिला कि क्या बन जाएगा, साड़ा सा रिएक्शन। ठीक है, हो गया भैया। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे फॉर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी बताओ, एक आध पढ़ चुके हैं अपन, क्वेश्चन किए। रेडियो एक्टिव रिएक्शन लिखेंगे ऑल नेचुरल, पहला एग्जांपल लिखेंगे ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल decay of, all natural and artificial decay of radioactive nuclei, all natural and artificial decay of radioactive nuclei। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सारे कैसे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। समझ आ गया पक्का, ठीक हो जाएगा। अच्छा दूसरा लिखेंगे भैया, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी का है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, decomposition of N2O5 and N2O, decomposition of N2O5 and N2O। ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये दोनों एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का है, रट के रखना है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, यहां तक आ गया। अच्छा वो लिखा था कि मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं हेडिंग डालेंगे भैया, ये पूरा एक साथ छूटा हुआ भाई भाई इन लोगों का। हेडिंग डालेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो ऑर्डर PSEUDO ऐसा होगा मेरे ख्याल से, SEUDO, हाँ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में लिखेंगे भैया the reactions in which order and molecularity, the reactions in which order and molecularity are not equal, pseudo order reaction में लिखेंगे the reactions in which order and molecularity are not equal, order और molecularity equal नहीं हो, उसको क्या कहते हैं अपन, pseudo order। ठीक, अगला लिखेंगे pseudo first order reaction, उसी के अंदर आर नॉट इक्वल। अगला लिखेंगे pseudo first order reaction, उसी के अंदर pseudo first order reaction। ठीक, बोलो pseudo first order क्या होगा, जिसमें ऑर्डर क्या होगा 1 बट मॉलिक्युलरिटी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिखेंगे रिएक्शंस इन विच ऑर्डर इज इक्वल टू 1, reactions in which order is equal to 1 but molecularity is not equal to 1, reactions in which order is equal to 1 but molecularity is not equal to 1। ऑर्डर तो 1 होगा लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 नहीं होगी। समझ आ गया पक्का, ठीक है ना। तो कितनी होगी मॉलिक्युलरिटी, 1 नहीं होगी तो 0 ले लूं मॉलिक्युलरिटी, है मॉलिक्युलरिटी 0 ले लूं, क्यों नहीं ले सकता मॉलिक्युलरिटी 0? मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, कितने लोग रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2। इसमें भी 2 लोग भाग ले रहे हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2। इसमें भी 2 लोग भाग ले रहे हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है 2। एक रिएक्शन है मेरे पास PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 1। एक रिएक्शन है मेरे पास 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 3।
2 और 1 3। समझ में आ रहा है मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, कितने लोग रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। 0 लोग ले सकते हैं क्या, नहीं, कुछ तो होगा ना, तब तो रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 यहां नहीं हो सकती, क्योंकि यहां ऑर्डर क्या है 1, और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ 0 मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, 1 यहां नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन दी हुई। तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 से। तो क्या लिखा है, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1। मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी होगी मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे भैया इसका। हाँ, मॉलिक्युलरिटी 1 भी हो सकती है उसमें नॉर्मली, नहीं 3 से ज्यादा नहीं हो, वो तो होगा ही नहीं, या तो 2 होगी या तो 3 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 यानी 2 और 3 बस, बाकी तो सब चल ही रहा है कंडीशन में। माइनस भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एग्जाम्पल नंबर 1, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक, हाँ जी, कुछ नहीं, क्या लेना है अपने को, केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, C12H22। इसका हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करना है, इसमें पानी डालना है। एसिडिक मीडियम मतलब क्या हो गया, H+। आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरे को जोड़ लोगे, जोड़ो इसको पूरे को, क्या बन जाएगा, C12 22 + 2 कितना, और O11 + 1 12, है ना। तो C12H22 O12। और अब आप इसको बराबरी से बांट दोगे दो टुकड़े में। कैसे बांट दोगे, C6 C6 H12 H12 O6, और क्या हो गया भैया बोलो, ग्लूकोज। और ये वाला, ये फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं। क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आइसोमर है दोनों, याद रखना है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये सुक्रोज, है ना। अब यहां जो इसका आरओआर होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ के इंटू सुक्रोज या शुगर की पावर 1। यहाँ H2O नहीं आ रहा है, H2O को नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत याद करो, पढ़े अपन। H2O क्या होगा, एक्सेस में होगा, काय में होगा, और जो एक्सेस में होता है उसको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहां नहीं हो रहा। लेकिन केवल सूखा शक्कर रखने से रिएक्शन हो जाएगा क्या, नहीं, पानी में डालना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन में तो भाग ले रहा है, लेकिन रेट लॉ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काय में है, एक्सेस। समझ में आ गया पक्का, ठीक, नोट करो। ऐसी बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, तो फिर उसको देंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर वाले को देंगे। वहां लिखा है वो, क्या हो गए, अरे मेरे बताओ यार, जिंदगी में दुख बहुत हो गया, बताओ कुछ अच्छा बात है, बता यार। कल से परेशान हूं मैं, कल यहाँ से क्लास लेके गया, फिर तबीयत खराब हो गया, फिर रायपुर में क्लास नहीं दिया। डॉक्टर के पास गया, वो भाई साहब पूरा चेक वेक किया, उसने बोले क्या खाए थे परसों, बताओ, कोई चीज का एलर्जी हो गया। मैं क्या बताऊं परसों क्या खाया था, बीवी को नहीं बताया था मैं क्या क्या खाया था, तो अब मैं बता दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। बोले ये कैसे खा लिए तुम घर में, फिर बताया उसको कुछ कुछ, मैं बहुत सारा टेस्ट लिख दिया उसने, दवाई दे दिया खूब सारी, खर्चा करा दिया खूब सारा, फिर खा के अभी अभी फिर काहे लाल लाल हो रहा है ये, पता नहीं क्या जिंदगी है। उस पे वहां तक तो ठीक था भाई साहब, मैं तेरे से एलर्जी का इलाज कराने गया हूँ कि ये लाल क्यों हो रहा है इतना, ये अभी कुछ नहीं ना, भयंकर लाल हो गया था कल परसों, तो अभी तो इतना गोरा नहीं हूं मैं जितना हाथ लाल दिख रहा है मेरा, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो भाई साहब एलर्जी का इलाज करने छोड़ के 5 मिनट बाद वो मेरे वजन पे उतर आया।
बोला भाई ये गलत बात है, दिस इज कॉल्ड बुलिंग, तू क्यों मेरे को वजन के लिए बोल रहा है करके। वो एक एक बात बोले सर अभी धीरे से उम्र बढ़ेगी तो बॉडी जो है वो बैड मेटाबॉलिक रिएक्शन करने लगेगी, शुगर बीपी ये वो। मैं बोला साले जितना डर इसका नहीं था तू तो शुगर बीपी का डर बना के भेज दिया। वो अपना बोल रहा है, बोले सर नए टाइप की दवाइयां आ गई हैं आजकल, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, दवाई खाओगे आपका वजन कम हो जाएगा। मैं बोला नहीं भाई नहीं खानी करके है, तो मैंने बोला नहीं भैया नहीं खानी करके। अब देखो बोले आप तुरंत जिम विम ज्वाइन करो करके। मैं गया भी था जिम ज्वाइन करने के लिए, यहाँ मालूम यहाँ भी दोपहर की खाली रहता हूँ, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। एक तो जिम में गया, बढ़िया बातचीत हो गई सब। मैं दोपहर के उसी समय ना फी भरने गया था, पैसा भरने, तो मैं देखा जिम एकदम गर्म हो रहा है, एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है। मैं बोले इतना गर्म क्यों हो रहा है? बोले सर वो 11 बजे हम लोग एसी बंद कर देते हैं। मैं बोला 24 आवर जिम है तो तू एसी क्यों बंद? बोले सर कोई रहता नहीं तो एक ही जन है। तो बोले वो इंसान नहीं। मैं बोला मैं आऊंगा, तो बोले तो भी नहीं होगा। चलो बोला मैं इंसान नहीं। बोले नहीं सर वो सब हम नहीं जानते, हमारा एसी दोपहर के बंद रहता है। मैं बोला यार तो फिर गर्मी में कैसे एक्सरसाइज करेगा यार आदमी, गर्मी लगेगा तो कम से कम एसी तो होना चाहिए। तो मेरा वो रह गया। अब मैं पूरे भिलाई में एक भी ऐसा जिम नहीं है जो 24, एक पीछे जिम खुला है देख के आया मैं, तो उससे पूछ के आया, बोले हम लोग 11 बजे बंद कर देते हैं सुबह, और शाम के एसी नहीं को जिम ही बंद कर देते हैं, और शाम के 4 बजे खोलते हैं। अपने पास 11 से 4 का ही टाइम है जब क्लास नहीं है। तो है क्या कोई जिम इधर ऐसा 24 आवर वाला है? 24 आवर वाला है? नहीं मॉल जितना दूर नहीं, इधर सिटी में कहीं मॉल तो बहुत दूर हो जाएगा। है 24 घंटे वाला रिसाली? कहाँ रिसाली वाली मेन रोड में ही? हाँ वही H2S वाले में ना। हाँ ठीक, उसमें आज जाता हूँ, अभी देख के आता हूँ। होगा जो दोपहर का खुला रहता है। कहाँ पे था? हाँ 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 ठीक, क्योंकि मेरे को जाना है यार, एसी चलाता हूँ दोपहर के, पहला कंडीशन है अपना, क्योंकि बिना एसी के नहीं हो पाएगा अपने से काम। आओ भैया ठीक है। अगला एग्जाम्पल दूसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दूसरा लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, RCOOR डैश प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम। हाँ जी बताइए, पानी कैसा टूटेगा? H प्लस OH माइनस। ये कैसा टूटेगा? O पे क्या आएगा? माइनस, चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। C पे क्या आएगा? प्लस। बस अल्टी पल्टी करा के जोड़ लेना है। जोड़ लोगे क्या? चलो जोड़ो जरा, देख क्या बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड O और OH और R डैश OH, ये बन गया एसिड और ये बन गया अल्कोहल। हाँ जी, यहाँ जो इसका रेट लॉ है। अच्छा इस रिएक्शन का यहाँ ऑर्डर लिख लेना, यहीं साइड में जगह होगी। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1, और मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी बोलो? मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। अच्छा ये वाले में ये एस्टर है ना, ROR बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू एस्टर की पावर 1। वाटर को क्यों नहीं ले रहे हैं? वाटर काय में होगा? X। बोलो भाई ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का? 1, और मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी रिएक्शन की? 2। समझ में आया पक्का? ठीक, सेम वही कहानी। तो क्या समझ में आया हम लोगों को? सूडो ऑर्डर रिएक्शन में एक या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कितनी मात्रा में पाए जाएंगे? एक्सेस मात्रा में, तभी हम लोग उनको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? तो नोट करके नीचे लिख लेना, इन सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इन सूडो ऑर्डर रिएक्शंस one or more reactants, in pseudo order reactions one or more reactant are present in excess। one or more reactant are present in excess, एक या एक से ज्यादा लोग कितनी मात्रा में होंगे? एक्सेस मात्रा में। समझ में आ गया? तो भैया ये चैप्टर जो है ये एनसीईआरटी के अनुसार समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा एक दो छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को, छोटे छोटे सवाल जो मेरे को लगता है बायो वाले भी कर लेंगे।
उसके बाद मेरे को 2 टॉपिक पढ़ाना है, एक पैरेलल रिएक्शन और एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। छोटा छोटा है वो, लेकिन उसमें मैं बायो वालों को भगा दूंगा। आप देख लोगे और बाहर जाके बता दोगे, सबको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वो काम का नहीं है आपके, है ना। आओ तो एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया है, ये बायो वाले भी कर सकते, बन जाएगा सबसे इजी, मेरे को ऐसा लगता है। आओ देखते हैं, बुक निकालेंगे सब लोग। पेज नंबर 81 खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 79, पेज नंबर 81 में, पेज 81 में क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है, मगर आप पढ़ो जरा एक बार। पेज नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 79। हाँ बेटा जी, कुछ समझ में आया सवाल में है? आओ चलो, कुछ अलग टाइप का है थोड़ा सा सवाल। आओ अब इसको कैसे हल करेंगे अपन लोग। अपन लोग सब लोग जानते हैं आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। यहां बोल रहा है k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k3 है, ये क्वेश्चन में दिया है। EA1 EA2 और EA3 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, समझ में आ गया। ठीक, इस k की जगह मैं क्या लिखूंगा, a e की पावर माइनस ए बाय आर टी। इसको लिखूंगा a1 e की पावर माइनस ए1 बाय आर टी इंटू a2 EA2 बाय ई की पावर माइनस EA2 बाय आर टी। और नीचे क्या लिखूंगा, a3 e की पावर माइनस EA3 बाय आर टी। ये सबको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, a1 a2 और a3, ये सब मिलके बाद में बड़ा होके a बन जाएंगे। ठीक, e की पावर क्या बचेगा बोलो, माइनस EA1 बाय आर टी माइनस EA2 बाय आर टी प्लस EA3 बाय आर टी। हो गया ऐसे, इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ए बाय आर टी। अब ये हो गया भैया आपका a e की पावर माइनस ए बाय आर टी इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं मान ले रहा हूं a, e की पावर बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर टी, और माइनस EA1 माइनस EA2 प्लस, समझ में आ गया। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस EA1 माइनस EA2 प्लस EA3 आ गया। माइनस को इधर भेज दो तो EA बराबर EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। क्या क्या वैल्यू दिया पढ़ना, EA1 का 40 50 60, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 50 माइनस कितना 60, 90 माइनस 60 कितना आ गया 30। जो भी यूनिट दिया होगा वो लगा देना, किलो जूल पर मोल। समझ में आया पक्का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 करके दिखाएंगे मेरे को आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8080, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8080 हो गया बेटा, हाँ जी आगे 80 वाला कितना है, 100 आ गया। उसमें भी क्या बोल रहा है, K1 K2 और K इज इक्वल टू K1 K2 बटे K3, 200 300 300 200 और ये 3, और टोटल दिया है कितना 400 दिया है शायद ना, हाँ टोटल 400 दिया है। तो a e की पावर माइनस ए बाय आर टी इज इक्वल टू a1 e की पावर माइनस EA1 बाय आर टी इंटू a2 e की पावर माइनस EA2 बाय आर टी अपॉन a3 e की पावर माइनस EA3 बाय आर टी। कॉमन ले लेंगे, a1 a2 बाय a3 e की पावर माइनस EA1 बाय आर टी माइनस EA2 बाय आर टी प्लस EA3 बाय आर टी, सेम हो गया, बराबर a e की पावर माइनस ए बाय आर टी। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस EA1 माइनस EA2 प्लस EA3, EA इज इक्वल टू क्या, EA1
प्लस EA2 माइनस EA3। हाँ जी, EA कितना दिया है क्वेश्चन में 400 बराबर 300 प्लस 200 माइनस EA3। ये इधर ये उधर हो जाएगा। EA3 इज इक्वल टू 500 माइनस 400, कितना आंसर आ गया 100। बन जाएगा सबसे भैया, पक्का हो जाएगा। चलो अब जो लोग बायो वाले हैं आप लोग है, आंख बंद कर लो, नहीं घर चल दो, आंख बंद कर लो कह रहा है ना। तो जरूरत तो है नहीं आपको पढ़ाने की पैरेलल और वो, तो जो लोग बायो वाले हैं आप लोग जो है आप लोग आइए, सोमवार के आइए। सोमवार मैं इनको 15-20 मिनट में खत्म कर देता हूँ। सोमवार को बिल्कुल नहीं, सोम नहीं, मंगलवार को होती ना क्लास, मंगलवार को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे एकदम ताजा ताजा, ठीक है। अब आप लोग से पूरी मॉड्यूल लग जानी चाहिए। एक्सरसाइज 1 2 5 पूरी लग जानी चाहिए। 6 में कुछ कुछ सवाल जो है वो नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे छोड़ देना, लेकिन पहले 1 2 और 5 लगाएंगे, ठीक है। चलो बायो वाले निकलो, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, फिर अपन शुरू करेंगे। मैथ्स वाले रुके रहेंगे क्लास में ना, बायो वाले घर जाएंगे, बायो वालों की छुट्टी हो गया। हेडिंग डालेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट से दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा B, एक बनेगा C, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में A से क्या बन रहा है, B और C, तो यहां भी तो A से B और C बन रहा है ना। दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है, कांस्टेंट अलग अलग है, दोनों के बनने का रेट क्या आएगा, अलग अलग आएगा, सेम रेट से नहीं बनेंगे दोनों। समझ में आ गई बात भैया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो अपने काम की वो अपन लिख लेते हैं। T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A मान लिया, इसकी 0 और इसकी भी 0, ठीक है। अब आफ्टर टाइम T इसकी कंसंट्रेशन x1 है, इसकी कंसंट्रेशन x2 है, मतलब A का x1 पार्ट इधर चल दिया और A का x2 पार्ट इधर चल दिया, तो A की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी बोलो, A माइनस x1 प्लस x2, इतनी बच गई होगी। समझ में आया, ठीक। अब इसमें एक तो ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ पूछ सकता है अपने से कभी कभी। ग्राफ हो जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब शुरुआत में यहां पे T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, तो रिएक्टेंट क्या आएगा भैया सबसे ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सपोनेंशियल डीके होगा। ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई, A की, ठीक है। A की कंसंट्रेशन कम होगी तो B और C की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो B के लिए जो ग्राफ है वो जाएगा ऐसा, ये हो गया B, और C की कंसंट्रेशन भी, C भी बन रहा है तो C के लिए भी ग्राफ क्या आएगा, ऊपर। अब इस ग्राफ में एक चीज देखने को मिल रही है कि B ऊपर है और C नीचे है। इस बात का क्या मतलब निकाल सकते हैं अपन लोग, हाँ सोचो क्या मतलब निकाल सकते हैं कि B के बनने का कांस्टेंट K1 और K2 में क्या रिलेशन है बोलो। कंसंट्रेशन तो एक ही, दोनों के लिए सेम है, B ज्यादा बन रहा है, B ज्यादा बन रहा है मतलब K1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और K2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया पक्का, ठीक। चलो नोट करो इसको फटाक से, हो गया। अब बना लिया, चित्र बना लिया बेटा। यहां अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ROD ऑफ A जो है, A के जो डिसअपियरेंस का रेट है वो किसके इक्वल होगा बोलो, ROA ऑफ B प्लस ROA ऑफ C। जितना B और C बनेगा उतना A क्या होगा, डिसअपियर होगा। समझ में आ गई बात। A और B जितना बढ़ेगा, सॉरी B और C जितना बढ़ेगा A उतना कम होगा, पक्का। तो इसको लिख लिया हमने, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू DB बाय DT प्लस क्या,
डी बाय डी टी। आगे यहाँ तक की समझ में पक्का? अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बी का रेट क्या लिख सकते हैं? K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, चूंकि K1 क्या हो गया इसका कांस्टेंट, इंटू ए रिएक्टेंट की पावर 1। वैसे सी का रेट क्या लिख सकते हैं बोलो? K2 इंटू ए की पावर 1। वैसे ए का डिसअपियरेंस का रेट हम लोग के एवरेज से लिखते हैं, के एवरेज इंटू ए की पावर 1। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ही ले लिया हमने, ठीक है जी। यहां से तीनों ए कट जाएंगे, तो यहां से के एवरेज बराबर क्या आ जाएगा बोलो? K1 प्लस K2। तो जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के एवरेज, वो किसके बराबर होगा? K1 प्लस K2 के। समझ आ गया पक्का? चलो इसको नोट करो फटाक से। हो गया बेटा? चलो और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां से? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन लोग क्या बोल सकते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 बाय टी हाफ। के एवरेज बराबर क्या? K1 प्लस K2, या लिख सकते हैं के एवरेज बराबर KB प्लस KC, बी और सी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 0.693 अपॉन टी हाफ ए इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ फॉर बी प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ फॉर सी। लेकिन यहां तक आज तक पहुंचा ही नहीं कभी मामला, है ना? कायदे से है तो, मगर इससे कुछ पूछा नहीं है। ठीक हो जाएगा, नोट करो फटाक से। पूछता है इसके बाद वाले से है, जस्ट इससे अभी तक नहीं पूछा है, इसके बाद वाले से अभी पूछा है रिसेंटली। और कौन है जो बायो बैच वाला है? बस इतने हो ना, और कोई नहीं है ना? वो भी नहीं है ना? लड़कियों में तो कोई नहीं है। और वहाँ मैथ्स वाले सर के हैं 3 लड़के हैं बस, बाकी सब लड़के। हो गया बेटा? बढ़ू मैं आगे? हो गया? बढ़े? चलो अब अगला जो है, इसी में देखो आप बी के बनने का रेट जो है, मान लो बी के बनने का रेट 2 मोल पर लीटर है, और सी के बनने का रेट 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लो इसके बनने का रेट 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और इसके बनने का रेट है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में ये 2 मोल बन रहा है, 1 सेकेंड में ये 1 मोल बन रहा है। तो 2 सेकेंड में ये कितना बनेगा? 4, और 2 सेकेंड में कितना बनेगा? 2। 10 सेकेंड में कितना बन जाएगा? 20, है ना? और ये कितना बन जाएगा? 10। ये 20 कहां से आया आपने? उसके बनने का रेट, बी के बनने का रेट क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए। बी के बनने का रेट कितना हो जाएगा? K1 इंटू ए। सी के बनने का रेट कितना हो जाएगा? K2 इंटू ए। हो गया? दोनों को आपने काय से मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से, 10-10 सेकेंड से। ये रेट हो गया, दिस इज 2 मोल पर लीटर इंटू 10 सेकेंड, दिस इज 1 मोल पर लीटर इंटू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर और इसकी 10 मोल पर लीटर। समझ में आ रहा? रेशियो लेना है तो रेशियो लूंगा अगर मैं, तो क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या रेशियो आएगा? K1 अपॉन K2। समझ में आया? ठीक, तो यहां से ना लिखेंगे अपन लोग, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ बीटी एंड सीटी का रेशियो, बीटी बटे सीटी। बोलो क्या जाएगा? बोलो बेटा, K1 अपॉन K2। ठीक है, जो उसके बनने का रेट होगा, K1 अपॉन K2। ये मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझा के आपको लिखा दिया, क्योंकि अगर मैं इसको डिराइव करने बैठता 2 पेज का डेरिवेशन है, और वो अभी काम का नहीं है, पूछता ही नहीं कभी भी। तो इतना भर याद रखेंगे। फिर से देखो तो आपको मैं एक बार बोल सकता हूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। ठीक, इसके बनने का रेट क्या हो जाएगा? रेट K1 ए की पावर 1, K2 इंटू ए की पावर 1, रेट हो गया, इंटू टाइम
टाइम से मैंने इनटू कर दिया, तो इंटू टी, ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, K1 इंटू ए की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, K2 इंटू ए की पावर 1 इंटू टी। समझ में आया? और रेशियो ले लिया तो 80-80 कट गया। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो अगला हेडिंग डालेंगे कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ जी, इसमें क्या होगा बोलो? ए से बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, ए से बी प्लस सी, इसका कांस्टेंट, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं क्या करूं, सॉरी, ए से बी और बी से सी बनेगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। कॉन्जिक्यूटिव तब होगा ना, वो तो नॉर्मल हो गया। ए से बी और बी से सी। हाँ जी, इसके लिए ग्राफ बनाना है अपने को सबसे पहले, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। हाँ जी, टी इक्वल टू 0 पे ए क्या है? रिएक्टेंट है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी बोलो? मैक्सिमम होगी। समय के साथ ए की कंसंट्रेशन, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में कम करूं? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपोनेंशियल डीके होगा, है ना। बी और सी की कंसंट्रेशन शुरुआत में 0 होगी, है ना, क्योंकि बी और सी क्या है? प्रोडक्ट। बी बनेगा, देखना पहले, बी बनेगा तो बी बन रहा है ना, तो समय के साथ बी की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी? बट लेकिन एक समय के बाद बी से क्या बनने लगेगा? तो बी की कंसंट्रेशन फिर ये बढ़ के क्यों कम हुई, समझ में आया? क्योंकि पहले बी बना और फिर बी काय में कन्वर्ट हो गया? सी। सी क्या हो रहा है? लगातार बन रहा है, तो सी की कंसंट्रेशन क्या होगी? लगातार बढ़ेगी, बढ़ रहा है इसीलिए ऐसा। समझ में आ गया पक्का? ठीक, ग्राफ समझ में आया कैसे बनाए? चलो नोट करो फटाफट। हो गया? अब इसी रिएक्शन में देखो आप, हाँ हाँ, पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा तो रेट ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो बढ़ गई ना, रेट कम हो जाए 5 मिनट में। हम कंसंट्रेशन तो बढ़ गई जो बढ़नी थी, अब आगे बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। मैं तो रेट ले नहीं रहा हूं, रेट होता तो रेट कम हो जाता। कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, अब मेरा वजन बढ़ गया, आगे बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक, कंसंट्रेशन आ गई जो आनी थी। अब तू बोल रहा है ये कम हो रहा है, तो इसके रेट पे फर्क पड़ेगा ना। पहले देख कितना तेजी से बढ़ रहा था, अब यहाँ लास्ट आया तक क्या हो गया? कम बढ़ने लगा ना। समझ में आया? ठीक, तो वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, अगर ए से बी बन रहा है 10 मोल पर लीटर और उसमें से बी से सी बन जा रहा है 5 मोल पर लीटर, है ना, ये 10 मोल बना और ये 5 मोल बन गया उससे आगे, तो इसका नेट रेट कितना आएगा? 5 मोल पर लीटर। कैसे निकाला आपने? बी के बनने के रेट से सी के बनने का रेट माइनस कर दिया। मान लो ये 10 मोल बन रहा है ये, और ये 2 मोल बन रहा है, तो इसका नेट रेट कितना आएगा? 8। तो मैं लिख सकता हूं नेट आरओए ऑफ बी। नेट आरओए क्या है बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू आरओए ऑफ बी माइनस आरओए ऑफ सी। समझ में? नेट आरओए ऑफ बी डीबी बाय डी इज इक्वल टू ए के बी के बनने का रेट, बी के बनने का रेट क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए, बी के लिए ये रिएक्टेंट है, ये कांस्टेंट, K1 इंटू ए की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ गया? सी के लिए यहां माइनस आ गया, सी के लिए K2 क्या है? कांस्टेंट, और बी क्या है? तो बी की पावर। समझ में आया भैया? ठीक, इस पे 2 बार ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे 2 बार जेई में सवाल आ चुका है, 2 बार। अभी करेंगे अपन, ठीक, चलो नोट करो जल्दी से।
हो गया? दिखाना, बुक दिखाना। ये इसी साल का बैग है? नहीं नहीं, ये बुक वो कवर गलत छाप दिया था उसने। इसी साल का, पिछले साल का? लास्ट ईयर? नहीं, उसको इतना गंदा कर दिया है, मार रहा है उसको, लग रहा है। पेज नंबर 70 में, क्वेश्चन नंबर 70 और 71, पेज 70 में क्वेश्चन 70 एंड क्वेश्चन 71। ये लो है, अच्छा उसमें होगा गलत। पेज नंबर 69 कर लेना। तू कैसे आगे पीछे चल रहा है तेरे में? पेज 69 कर लेना बेटा, सॉरी 70 और 71। तेरे में कैसे एक पेज आगे चल रहा है? हाँ तो कुछ हुआ होगा, पता नहीं, पता नहीं क्या किए हैं लोग। पेज नंबर 1 को 1 डाले, 2 को 1 डाले, ये तो 1 और 1 ही है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है यार, पता नहीं, लिखवाना पड़ेगा। चलो हल करो इसको। हाँ आ गया? हाँ बन गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 70 और 71 अलग अलग है, सेम है? सेम ही है ना? एक बार पहले पूछा, एक बार बाद में पूछा। बन जाएगा बेटा? दिखा इसके साथ देख, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। द रिएक्शन अकर्स विद दिस इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। K1 दिया है और एक K2 दिया है। बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, इसको 0 कर दिया है। हाँ भी बोलो, dB बाय dt। हाँ, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? इसका रेट माइनस इसका रेट, तो हो जाएगा K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। इसको क्या कर दिया है? 0 बराबर K1A माइनस K2B। K2B इज इक्वल टू K1A। B निकालना है, क्या हो जाएगा बोलो? K1 बाय K2 इंटू। अब उसके बाद वाला सवाल पढ़ो। ये वाला पहले पूछा था आपका 2019 में, बहुत टफ पेपर आया था 2019 में। फिर अब आप पूछो, अभी क्या देखो, अभी जो पूछा है नया, सेम सवाल है, अंतर है कुछ? अंतर है ना, ऑप्शन चेंज किया। देखो भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऑप्शन अल्टी पल्टी किया है नहीं? कौन सा आंसर होगा? 4th वाला। ठीक, रट के आएगा बच्चा तो नहीं कर पाएगा। ठीक हो जाएगा, बन जाएगा, समझ आया? तो यही था जो आप लोगों को अलग से पढ़ाना था, बाकी तो सब हो गया। चलो भैया, अगली क्लास में आएंगे तो इलेक्ट्रो पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा वो पढ़ के आना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है करके रिवाइज कर लेना, है ना? ठीक, चलो भैया छुट्टी।